एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का अमित करियर एकेडमी में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने हिमालय पर्वत के पढ़ने की शुरुआत कर दिया था, जिसमें हिमालय पर्वत की कुल 4 श्रेणियों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु व शिवालिक हिमालय, इन 4 श्रेणियों की बात हम लोगों ने किया हुआ था, जिसमें ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया था। ट्रांस हिमालय की ऊंची चोटियां और ट्रांस हिमालय में कुल जो श्रेणियां हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा हुआ था कि कुल 4 श्रेणियां हुआ करती थी, जिसमें आपके काराकोरम था, लद्दाख था, तीसरा जांस्कर और चौथा कैलाश, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि कैलाश श्रेणी भारत के बाहर है, चीन में है। बाकी 3 श्रेणियाँ आपके भारतीय भूभाग लद्दाख और जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में फैले हुए हैं, और इन पर जो ऊंची चोटियाँ पाई जा रही थी या इसमें कुछ ग्लेशियर पाए जा रहे थे, उनकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया हुआ था। आज हम लोगों को जो चर्चा करनी है वह आपका बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय, जिसे हम लोग हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं और ग्रेट हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों नाम में से कोई भी नाम आपके सामने आता है तो ये मानिए कि आपके वह बृहद हिमालय की ही बात किया जा रहा है। तो एक हम लोग देखेंगे, यह क्या है? बृहद हिमालय। ये आपका बृहद हिमालय। देखिए, बृहद हिमालय के पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग देखें कि और अन्य चीज़ें जो भी हैं वह कहाँ हैं, किस तरीके से निर्मित है। तो इनके बीच में कुछ कल्पनात्मक चीज़ें भी हैं जो निर्धारित करती हैं कि यहाँ तक आपका ट्रांस हिमालय है या उसके बाद बृहद हिमालय है। तो इन दोनों के बीच में एक आपका एक पॉइंट निर्धारित किया गया है जो निर्धारित करती है कि ट्रांस हिमालय का अंतिम विस्तार भारत में इन क्षेत्रों में है। तो सबसे पहले हम उन लोगों को देखेंगे, उन सभी चीज़ों को देखेंगे, फिर उसके बाद बृहद हिमालय की चर्चा करते हैं। तो देखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत का विस्तार इस तरीके से उत्तर से दक्षिण के क्रम में है, और हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं वह भी उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। तो देखें, अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे, फिलहाल इसको इस तरीके से बना लेते हैं, यह आपका क्या हो जाएगा? यह ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के बाद आपका क्या आएगा? बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद आपका यह हो गया बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय के बाद आप देखेंगे तो यह आपका लघु या मध्य हिमालय है, और मध्य हिमालय के बाद हम लोग देखें यह आपका चौथा शिवालिक श्रेणी। इस तरीके से कुल 4 श्रेणियाँ निर्मित हैं इसके अंतर्गत। यह आपका हिमालय के अंतर्गत ये 4 श्रेणियाँ हैं। इसके बाद शुरुआत क्या होती है? शुरुआत होता है आपके मैदानी क्षेत्र का। तो यहाँ से आपका यह मैदान है। मैदान के बाद आगे के क्रम की बात करेंगे तो वो आपको आगे भी देखने के लिए मिलेगा कि मैदान है। मैदान के बाद जैसे दक्षिण में आप बढ़ते जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा? उच्च भूमि दिखेगी। उच्च भूमि के बाद आपका विंध्यन पर्वत दिखेगा। विंध्यन पर्वत के बाद एक घाटी निर्मित है जिसे भ्रंत घाटी के नाम से भी जाना जाता है, वो आपका नर्मदा घाटी के नाम से जाना जाता है। फिलहाल हम लोग प्रायद्वीपीय भारत जब पढ़ेंगे तो आगे के और स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेंगे। इवन हम लोगों को यहाँ क्या समझना है? हिमालय को देखना है, तो हिमालय किस तरीके से निर्मित है इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ देखें, यह वाला जो क्षेत्र है यह पूरा आपका ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह आपका ट्रांस हिमालय। दूसरे की बात करेंगे तो यह आपका बृहद हिमालय है, और बृहद हिमालय के बाद आपका शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय के बाद आप देखेंगे लघु हिमालय, और लघु हिमालय के बाद आपका शिवालिक हिमालय। तो इस तरीके से यह क्षेत्र जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ से यह आपका ट्रांस हिमालय, शॉर्ट में लिख देते हैं ट्रांस हिमालय को। अब देखिए, उसके बाद आपका अगली जो श्रेणी है उसे हम लोग बृहद हिमालय या हिमाद्री की बात कर रहे हैं। ये आपका हिमाद्री के नाम से जाना जाएगा या बृहद हिमालय होगा। तीसरा आपका लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, मध्य में स्थित है इसलिए इसको मध्य हिमालय कहते हैं। और बृहद हिमालय तो छोटी श्रेणी है, या ऊंचाई इसकी बृहद हिमालय की अपेक्षाकृत कम है और अलग अलग श्रेणियों के रूप में भी विभाजित है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? लघु या मध्य हिमालय बोलते हैं। चौथी श्रेणी जो है वह आपका शिवालिक हिमालय के नाम से जानी जाती है। शिवालिक हिमालय या हिमालय के सबसे बाहरी भाग में स्थित है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? बाहरी हिमालय भी बोल देते हैं। बाहरी हिमालय या हिमालय की सबसे बाहरी जो श्रेणी है वह आपकी शिवालिक श्रेणी है। तो यहाँ पे देखेंगे जो विभाजक रेखा है, मूल रूप से हमें यही देखना है। यहाँ पे देखेंगे एक विभाजक रेखा है जिसको हम लोग कहते क्या हैं? आई
ITSZ। ITSZ इसका मतलब क्या है? इंडो सांगपो सचर जोन। इंडो सांगपो सचर जोन, यह आपका क्या है? यह विभाजक रेखा है जो ट्रांस और बृहद हिमालय को अलग करती है। इसी तरह से यहाँ भी देखेंगे एक विभाजक रेखा जिसे हम लोग कहते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यह आपका क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखेंगे तो यह आपका क्या है? MBF। यह आपका क्या है? इसका मतलब मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, तो यह आपकी विभाजक रेखा है जो निर्धारित करती है कि ट्रांस हिमालय का विस्तार कहाँ तक, अंतिम विस्तार कहाँ तक है। और यह रेखा जो MCT है इसको देखेंगे इंडो सांगपो सचर जोन। तो कभी कभी आपसे देखिए इसके फुल नेम भी पूछ लिया जाता है कि MCT का फुल नेम क्या है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। MBF का मतलब क्या है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। और यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर जहाँ से शिवालिक और मैदानी क्षेत्र, शिवालिक के बाद आपका मैदानी क्षेत्र अलग होता है, यहाँ पर भी एक काल्पनिक रेखा खींची गई है या एक तरीके से विभाजक रेखा बनाई गई है। वह विभाजक रेखा क्या है? विभाजक रेखा जो है वह MFF, यह आपका MFF। तो यहाँ से देखेंगे यह आपके विभाजक रेखा हो गई। विभाजक रेखा जो एक अंतिम विस्तार बता रही है कि कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। चलिए इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आगे की जो चीज़ें हैं हम लोगों को देखना क्या है? ट्रांस हिमालय तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। ट्रांस हिमालय को हम लोग और भी किस नाम से जानते हैं? पार हिमालय। क्योंकि बृहद हिमालय का विस्तार, एक तरीके से बृहद हिमालय भारत का उत्तरी बाउंड्री निर्धारित करती है। उत्तरी बाउंड्री जो है बृहद हिमालय के बाद आप देखेंगे तो ट्रांस हिमालय आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि बृहद हिमालय के उस पार जो हिमालय की श्रेणी है उसे ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो यह आपका ट्रांस हिमालय। बाकी अगर हम लोग देखें एक और भी विभाजन किया जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य हिमालय। यह क्या है? मुख्य हिमालय। अगर हिमालय के विभाजन को देखेंगे तो अलग अलग आधारों पर बांटा गया है। एक आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय के अंतर्गत ये आपकी 3 श्रेणियाँ पाई जाती हैं, बृहद, लघु और शिवालिक श्रेणी। तो ठीक है, फिलहाल आगे हम लोग बृहद हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बृहद हिमालय की बात करें तो बृहद हिमालय और बृहद हिमालय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोल देंगे, हिमाद्री हिमालय। उसके बाद देखेंगे यह आपका क्या है? बृहद हिमालय, हिमाद्री हिमालय, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय। यह आपका ग्रेट हिमालय। इस तरह से बृहद हिमालय की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए बृहद हिमालय को पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? इसके एक्चुअल में लोकेशन कहाँ है। लोकेशन को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? भारत का मैप देखेंगे। भारत के मैप का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग की बात करेंगे तो यह आपका क्या होगा? यह आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र। उसके बाद देखेंगे यह आपका उत्तराखंड का क्षेत्र। उत्तराखंड से क्या आएगा? नेपाल। और नेपाल के बाद की बात करेंगे तो नेपाल से फिर आपका थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे सिक्किम बना देंगे। और सिक्किम के बाद ऐसे ऊपर ये बनाते हुए हम लोग चले जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश से यह आपका सबसे पूर्वी बिंदु, यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। आप लोग इसको कमेंट करके बताएं कि यह सबसे पूर्वी बिंदु है क्या? पूर्वी बिंदु जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया भी है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो यहाँ से देखिए नागालैंड
मणिपुर और मिजोरम होते हुए हम लोग क्या करेंगे, चले जाएंगे त्रिपुरा, और त्रिपुरा से फिर पहुँचेंगे कहाँ, मेघालय, और मेघालय से फिर चिकन नेक होते हुए कहाँ चले जाएंगे, पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से यह भारत का, उत्तर भारत का मैप है, जहाँ से हमें देखना क्या है, इसी क्षेत्र में आपका क्या पाया जाएगा, एक पर्वत श्रेणी। वह पर्वत श्रेणी है कौन सी, जो बृहद हिमालय के नाम से जानी जाती है। यह आपका बृहद हिमालय। यहाँ से बृहद हिमालय जो आपका सबसे पूर्वी विस्तार है वह कहाँ तक है, पूर्व तक। तो यह पश्चिम से पूर्व तक, पश्चिम से पूर्व तक इधर आपका जम्मू कश्मीर से लेकर के शुरू होता है और कहाँ तक पहुँच गया है, अरुणाचल प्रदेश तक। अरुणाचल प्रदेश से यह क्या होता है, अक्षीय संघ मोड़ बनाते हुए कहाँ पहुँच गया, म्यांमार में पहुँच गया। अब इसी श्रेणी को म्यांमार में हम लोग किस नाम से जानते हैं, म्यांमार में हम लोग इसे अराकान योमा के नाम से जानते हैं। यह हो गया अराकान योमा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बृहद हिमालय को या हिमालय पर्वत को म्यांमार में किस नाम से जानते हैं, तो यह आपका अराकान योमा है। उसके बाद देखें और भी अन्य चीज़ों की बात करें तो भारत में तो ये हिमालय श्रेणी के ही नाम से जाना जा रहा है, हिमालय श्रेणी के नाम से जाना जा रहा है। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो देखेंगे प्रकृति ने इसका विस्तार भी इस तरह से निर्धारित किया है कि एक तो आपके इसकी सबसे पश्चिमी चोटी है, सबसे पश्चिमी चोटी यह आपका है क्या, इस चोटी का नाम क्या है, नंगा पर्वत। यह आपका नंगा पर्वत, यह भी आपकी एक ऊंची चोटी है। और देखेंगे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन में क्या बनेगा उन सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग देख रहे हैं क्या, एक एक चीज़ों को क्रम से देखेंगे। यहाँ पे देख लिया क्या, यह आपका नंगा पर्वत, नंगा पर्वत आपका सबसे पश्चिमी चोटी है, नंगा पर्वत सबसे पश्चिमी चोटी है। जबकि इधर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के समीप यह आपकी एक ऊंची चोटी है जो इसका विस्तार भी निर्धारित करती है, नामचा बरवा। ये आपकी एक चोटी है जो सबसे पूर्वी चोटी कही जाती है, हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी जो है वह आपकी नामचा बरवा है। और इसके बीच में आप देखेंगे तो बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। विश्व में बहुत सारी ऊंची चोटियाँ, जहाँ कहीं की जो ऊंची चोटियाँ होती हैं वह ऊंची चोटियाँ हैं कहाँ, यह इसी श्रेणी में स्थित है, बृहद हिमालय में स्थित है। इसी के लिए तो इसका नाम क्या पड़ गया, बृहद हिमालय। इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सी ऊंची चोटियाँ हैं। एक ऊंची चोटी की बात करेंगे, एक ऊंची चोटी आपको सिक्किम में भी देखने के लिए मिल जाती है। यह आपकी जो चोटी है इसको हम लोग कहते क्या है, कंचनजंगा, कंचनजंगा। ये कंचनजंगा भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कही जाती है। जैसा कि अब हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन है। लेकिन उसके साथ अगर हम लोग देखें, यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्या, एक आपका बनता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, उसके साथ कोई इफ या बट की बात नहीं होती है, वह सबसे ऊंची चोटी जो है वह आपकी K2 गाडविन ऑस्टिन है। परंतु तो फिर दूसरा क्वेश्चन कहाँ से बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये है, हम लोगों ने देखा हुआ है कि यह जो चोटी है K2 गाडविन ऑस्टिन वह POK वाले भाग में स्थित है। POK मतलब एक तरीके से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर है, लद्दाख वाले क्षेत्र में पाक अधिकृत कश्मीर जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत ही आपकी K2 गाडविन ऑस्टिन स्थित है। हम लोग जानते हैं POK वाला जो क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित क्षेत्र है। इसलिए कभी कभी यह न मान करके आपका माना जाता है क्या, कंचनजंगा। भारत में पूर्ण रूप से भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, कंचनजंगा है। याद रखिएगा, बृहद हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके माइंड में मैप होगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, किसी भी तरीके से आप एलिमिनेट कर पाएंगे जो भी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके कंचनजंगा भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, या बृहद हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन सी है, कंचनजंगा। दूसरा हम लोग देखें, कुछ ऊंची चोटियां और भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। वह आपकी जो ऊंची चोटी होगी, एक ऊंची चोटी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। हालांकि यह तो आपके है कहाँ, नेपाल में है। यह वाला जो क्षेत्र है वह कौन सा है, नेपाल का क्षेत्र है, यह नेपाल है।
तो नेपाल में एक ऊंची चोटी दिख रही है जिसे हम लोग कहते क्या है, मकालू। और मकालू के बाद हम देखेंगे यह एक ऊंची चोटी आपकी यहाँ पे भी दिख जाती है। इस चोटी का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद देखेंगे एक चोटी आपको मिलेगी क्या, मंसालू। मकालू के बाद मंसालू। इसमें भी देखिए, इसमें भी बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, परंतु हम उन सभी चोटियों की बात नहीं करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। चाहे वो क्रम सेट करने के आधार पर दिया जाए, या तो आपके यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये चोटी स्थित कहाँ है, कहाँ स्थित है, किस राज्य या किस देश में स्थित है, किस श्रेणी में स्थित है। तो वो सारा कुछ आप यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारी चोटियों की हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो यह आपका क्या हो गया, यह हो गया आपका मकालू। देखिए नाम लिख लेते हैं। तो यह आपका यह है मकालू। और दूसरे की बात करें तो यह है आपका एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद देखेंगे यह जो ऊंची चोटी है यह है आपका मंसालू, यह आपकी मंसालू हो गई। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, इसके बाद अगर देखें तो एक चोटी आपको मिल जाएगी क्या, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अन्नपूर्णा किस श्रेणी में स्थित है या किस देश में स्थित है, तो हम लोग जानते हैं नेपाल है। इसी के बाद देखेंगे एक श्रेणी आपको और भी दिख जाएगी, वह क्या है, यह आपका धौलागिरी। धौलागिरी, यह धौलागिरी हो गई। और ये इसकी बात करेंगे तो यह आपका क्या है, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। अच्छा देखें थोड़ा सा यहाँ पे एक कलर से लिखेंगे तो आपको यह भी पता हो पाएगा कि ये जो ग्रीन कलर वाली जो चोटियाँ हैं वह किस राज्य में है, तो किस देश में है, किस स्थान पे है, तो नेपाल में। तो यह आपका क्या हो गया, अन्नपूर्णा। और यह वाली जो चोटी है वह है धौलागिरी, धौलागिरी। इसके बाद देखेंगे जो यहाँ पर ऊंची चोटी आपके नेपाल में है, ये आपका उत्तराखंड की बात करेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था। उत्तराखंड में भी आपके बृहद हिमालय का विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पर देखें यह आपकी जो ऊंची चोटी है, यहाँ कौन कौन सी ऊंची चोटियाँ हैं, तो वह आपका एक देखेंगे आपको यहाँ मिल जाएगी, एक चोटी मिलेगी त्रिशूल, त्रिशूल। उसके बाद एक चोटी मिल जाएगी आपको नंदा देवी, एक चोटी मिलेगी आपको बद्रीनाथ, एक चोटी आपको मिल जाएगी बंदरपूंछ। हालांकि बहुत सारी ऊंची चोटियां हैं, लेकिन अब के कुछ प्रमुख चोटियों की ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यह आपका क्या होगा, यह आपका बंदरपूंछ, बंदरपूंछ। यह आपकी क्या हो गई, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। यह वाली जो चोटी है यह आपकी नंदा देवी, नंदा देवी आपके लिए महत्वपूर्ण चोटी है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है वह आपकी नंदा देवी है। यहाँ पे देखेंगे यह जो चोटी है वह है त्रिशूल, त्रिशूल। अब देखिए नंदा देवी की विशेषता की अगर हम लोग बात करें, या इनकी जो भी कुछ विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को भी हम लोग यहीं पर देखें तो इधर हम लोगों ने देखा नामचा बरवा क्या है, नामचा बरवा सबसे पूर्वी चोटी है, सबसे पूर्वी चोटी है। कंचनजंगा भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद देखें माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। विश्व में सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद देखेंगे नंदा देवी की बात करें, यह भी अपने में विशेष महत्व रखती है। यह आपका उत्तराखंड मतलब यूके, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन सी है, वह है आपके नंदा देवी। तो देखिए इसके कुछ विशेष जो चोटियां हैं, नंगा पर्वत की बात करें यह सबसे पश्चिमी चोटी है, पश्चिमी चोटी।
तो ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो हम लोगों ने देख लिया। यह आपका एक क्रम भी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ चोटियों के नाम दे देगा और नाम दे करके यह पूछ लेगा कि कुल 4-5 चोटियों का नाम दे देगा और ये कहेगा कि इसको क्रम से लगाइए, या तो पश्चिम से पूर्व दिशा में या पूर्व से पश्चिम दिशा में, तो भी आप कर सकते हैं। ऐसे में अब देखें, ये तो हम लोगों ने ऊंची चोटियों को देख लिया, बाकी अन्य बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अभी हमें देखनी है। किसके बारे में? हिमालय पर्वत के बारे में। तो हिमालय पर्वत के बारे में अन्य जो विशेष बातें हैं तो उसको हम लोग देखें। इसका निर्माण की बात करें, इसके निर्माण की बात करें तो निर्माण तो हम लोगों ने देखा हुआ था कि उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, लेकिन किस युग में हुआ है, किस काल में हुआ है, इसकी बात करें तो यह आपका इयोसीन काल, ठीक है, इयोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद की बात करें, अच्छा, इयोसीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ओलिगोसीन। ओलिगोसीन इसी को बोलते हैं, इयोसीन काल को ही ओलिगोसीन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी के आधार पे जो भी बनने, चट्टानों के बनने का क्रम है, पर्वतों के बनने का क्रम है, उसका भी टाइम विभाजन किया गया है। टाइम के अकॉर्डिंग उसका निर्धारित किया गया किस युग में, कौन से काल में निर्मित हुई है। तो ये विभाजन भी हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे कि कौन सा युग किस काल को कहा गया था या उसका टाइम पीरियड क्या था। उन सभी चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ के लिए अभी आप इतना समझिए कि इसका निर्माण इयोसीन काल में हुआ था। इसमें आपके चट्टानें कौन सी पाई जाती हैं? चट्टान की बात करेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाती है। अब आर्कियन क्रम की चट्टान होगी तो इस क्रम की चट्टान में पाया क्या जाता है? तो हम लोग देखें, एक तो आपके एक जो इसमें कोई खनिज की बात करें तो इसमें आपका क्या पाया जाता है? एक तो पाया जाता है ग्रेनाइट। क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट। और दूसरा क्या पाया जाता है? निस। ग्रेनाइट व निस पाया जाता है किसमें? आपके हिमालय, बृहद हिमालय में। बाकी अन्य जो हिमालय की बात करेंगे वो अवसादी चट्टानों द्वारा निर्मित है आपके, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल यह पर्वत किस प्रकार का है? क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में या कहें विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है? तो सबसे नवीन पर्वत विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत, वलित पर्वत आपको देखिए, वलित पर्वत को हम लोग क्या बोलते हैं? फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन की बात करेंगे तो यह आपका पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर, इसमें आप देखिए वलित पर्वत को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वलित पर्वत को हम लोग मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। मोड़दार पर्वत, मोड़दार पर्वत किस तरीके से निर्मित होगा? तो हम लोग देखें, मान लीजिए जब यह कोई भाग होगा, यह कोई मान लीजिए एक भूभाग है, इस भूभाग पर जब हम लोग एक साइड, दोनों साइड से बल लगाएंगे तो होगा क्या? जब मान लीजिए यह कोई पॉइंट हो, यह कोई, यहाँ पे देखेंगे यह कोई पॉइंट है और इस पर इधर से भी बल लगाया जा रहा हो और इधर से भी बल लगाया जा रहा होगा, तो बाद में होगा क्या? जब कंटिन्यू यही प्रोसेस होगा तो इसमें क्या आएगा? मोड़ पड़ जाएगा। यह क्या होगा? मोड़ पड़ जाएगा। इस क्रिया को हम लोग कहते क्या हैं? मोड़ पड़ना। मोड़ पड़ना मतलब मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत किसके कारण हुआ? बल लगने के कारण हुआ। दो तरफ से बल लगा, जिसको हम लोग कहते क्या हैं? वलन, पड़ना। वलित पर्वत, इसीलिए क्या कहा गया? वलित पर्वत है। कौन? बृहद हिमालय भारत का वलित पर्वत है या विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत है। मतलब यह सबसे नई पर्वत श्रेणी है। वह कौन सी है? यह आपके बृहद हिमालय। बाकी के आगे हम लोग देखें, अन्य जो और भी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे इसको मिटाते हैं। हालांकि अगर आपको टाइम मिलता है तो उस टाइम पे, जैसे मैं आपको हट जाऊं तो थोड़ा सा टाइम भी मिलता है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन स्क्रीनशॉट लेना ही
भव पार नहीं कराएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति से कहने से तात्पर्य क्या है, इसको लेके जाना थोड़ी है। ये तो आपको क्या करना है, यह आपको सिलेक्शन दिलवाए। सिलेक्शन दिलवाने का तात्पर्य क्या है, यदि आप लिखेंगे तो आपके माइंड में वो अच्छी तरीके से फीड हो पाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मोबाइल में छोड़ देंगे जिसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आप पढ़ाई के साथ साथ, समझने के साथ साथ आप नोट्स भी अपनी तैयार करें, जिससे कि भविष्य में आपको बार बार वीडियो देखना ना पड़े, आप कम समय में अपनी नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। इसलिए आप नोट्स भी बनाएं, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ नोट्स भी बनाना अनिवार्य है। आगे हम लोग देखें, यह आपका विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वत है, मोड़दार पर्वत है। उसके बाद देखें इसके विस्तार की बात करें तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, विस्तार इसका कहाँ से कहाँ तक है, तो हम लोग देख रहे हैं यह आपका नंगा पर्वत, कहाँ, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से लेकर के कहाँ तक है, नामचा बरवा तक, नामचा बरवा। हालांकि इसी का एक्सटेंशन जो अराकानियोमा है, अराकानियोमा यहाँ से मुड़ करके कहाँ तक पहुँच गया है, आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो दिखाई देता है वह भी इसी का भाग है। इसके पहले हम लोगों ने जब अंडमान निकोबार या कहें कि भारत के प्रमुख द्वीप समूह की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने समझा हुआ था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह किसका भाग है, इसी हिमालय पर्वत का ही एक्सटेंशन है। किस तरीके से, वह पर्वत तो नहीं दिख रहा है लेकिन चोटियाँ दिख रही हैं, जो चोटियाँ हैं उसे हम लोग द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। द्वीप समूह कह देते हैं क्योंकि उस चोटी के आसपास पूरा क्या हो गया है, जल भर गया, इसलिए हम उसको द्वीप समूह बोल देते हैं, ठीक है। तो यह आपका नंगा पर्वत, और नंगा पर्वत के बाद पहले की बात करें, यही नंगा पर्वत से ही एक नदी भी गुजरती है, नदी भी निर्धारित करती है हिमालय पर्वत के बॉर्डर को। तो एक नदी आपके जो पश्चिम में बहती है वह है आपका सिंधु नदी। सिंधु नदी से लेकर के कहाँ तक, इधर आप देखेंगे कि नदी बहती है वो ब्रह्मपुत्र नदी। तो वह कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो कहें सिंधु नदी से लेकर के कहाँ तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय का विस्तार पाया जाता है। यदि इसकी हम लोग लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई कितनी है, लंबाई की बात करें तो यह आपका 2400 किलोमीटर से लेकर के कहाँ तक, 2500 किलोमीटर तक। यह आपको अलग अलग बुकों में या तो 2400 मिलेगा या तो 2500 मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ना तो 2400 गलत है ना ही 2500 गलत है। यदि अब आपके माइंड में ये डाउट होगा कि यदि दोनों ऑप्शन दे दे तब क्या करेंगे, तब आप उसके अधिकतम विस्तार को लगाएंगे, वह आपका क्या हो जाएगा, 2500 किलोमीटर। तो 2500 किलोमीटर आपकी एनसीईआरटी भी कहती है कि हिमालय की जो लंबाई है वो कितनी है, 2500 किलोमीटर है। ऊंची चोटियों की बात हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें आपके अलग अलग ऊंचाई की चोटी है। तो अलग अलग ऊंचाई की चोटी है, इसका मतलब यह है कि जब सभी ऊंचाइयों को हम लोग कंसीडर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज हाइट की बात करेंगे, या जो आपके औसत ऊंचाई है उन औसत ऊंचाई की बात करेंगे। तो यह आपका कितना हो जाएगा, 6000 मीटर, 6000 मीटर हो जाएगी। एक तो हमने देख लिया लंबाई और दूसरी हम लोगों ने देख लिया औसत ऊंचाई, और तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा, औसत चौड़ाई। यह आपका औसत चौड़ाई की बात करेंगे तो यह आपका कितना है, औसत चौड़ाई जो है वह 25 किलोमीटर से लेकर के कहाँ तक, 26 किलोमीटर तक। यह आपके इसके क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। इस तरीके से यह आपका क्या है, एक फोल्डेड माउंटेन है जो विश्व का सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत। तो यह आपके अच्छा देखें, दूसरे हम लोग अगर इन ऊंची चोटियों की बात करें तो हमने देखा कि माउंट एवरेस्ट जो है यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अलग अलग नामों से किस नाम से जाना जाएगा, एक तो हम लोग देखें माउंट एवरेस्ट को हम लोग सागर माथा कहते, क्या है, सागर माथा। और दूसरा हम लोग क्या कहते हैं, चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा, ठीक है, चोमोलुंगमा के नाम से जानी जाती है। इसके दो नाम हैं, एक तो सागर माथा कहाँ जाना जाता है, नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से, और तिब्बत में तिब्बती भाषा में इसको क्या बोला जाता है, चोमोलुंगमा। और चोमोलुंगमा की बात करें तो इसके अर्थ की बात करें तो चोमोलुंगमा का अर्थ क्या होता है, पर्वतों की रानी,
चोमोलुंगमा को पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। तो इस तरह से यह आपके कुल हम लोगों ने बृहद हिमालय की चर्चा किया हुआ है। तो बृहद हिमालय के बारे में एक बार देखें, अगर ऊंची चोटियों की बात कर रहे हैं तो ये आपके ऊंची चोटियां हैं। ऊंची चोटी में अगर क्रम आपको दे दे कि क्रम से लगाइए, तो हम लोग जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और दूसरे नंबर पे आपका क्या होगा, K2 गाडविन अस्टन। ठीक है, तो आपके सबसे ऊंची चोटी के क्रम की बात करें तो 2-3 क्रम हुए हम लोग देखते हैं ऊंची चोटी। तो पहले नंबर पे क्या है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, और दूसरे नंबर पे आपकी जो है वह है K2 गाडविन अस्टिन, K2 गाडविन अस्टिन, यह हो गया। और तीसरे नंबर की बात करें तो यह हो गए आपके क्या, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। तो यह आपके कुल 3 ऊंची चोटियां आपके हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ। ऐसे हम लोग देखेंगे तो जितनी भी ऊंची चोटियां हैं सबकी अलग अलग ऊंचाई है, उन अलग अलग ऊंचाइयों के अलग अलग क्रम भी हो सकते हैं, परंतु हम लोगों ने कुछ ऊंची चोटियों की बात की है। एक नंबर पे माउंट एवरेस्ट है, दूसरे पे आपके K2 गाडविन अस्टिन है, तीसरा आपका कंचनजंगा है। ठीक है, तो आज ये आपका बृहद हिमालय यहाँ से समाप्त होता है। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग यहीं से आपके मध्य हिमालय की भी बात करेंगे, लेकिन थोड़े से अगर हम लोग थोड़ा कुछ और भी डिस्कस कर लें यहाँ से, तो यह आपके क्या होगा, यह ऊंची चोटी, ऊंची चोटियाँ पाई जा रही हैं, ऊंचा पर्वत है। इसका मतलब यह है कि हम लोग जानते हैं इसका एक नाम हिमाद्री भी है। हिमाद्री क्यों, क्योंकि हमने कहा कि ऊंची चोटी है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है। तो एक एवरेज ऊंचाई के बाद देखेंगे तो पूरे वर्ष यह क्या होगा, वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं। पूरे वर्ष बर्फ़ जमी रहती है। तो एक एवरेज ऊंचाई की बात कर लें तो यह आपके 4000 मीटर, और यह एक दूसरा जो ऊंचाई है वह आपका 5500 मीटर और 4000 मीटर। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर दिख कम रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ आपके ऊंचाई पर बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है। तो यहाँ पर देखेंगे यह आपका औसत ऊंचाई 4000 मीटर, यह औसत ऊंचाई जो है वो आपके 5500 मीटर। तो ग्रीष्म काल में हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो गर्म होती है, गर्म होकर के उत्सर्जन करती है, जिससे यह एक जो हिमरेखा है, हिमरेखा मतलब वह ऊंचाई जिसके ऊपर जाने के बाद क्या होगा, जो जलवाष्प है वो बर्फ का रूप धारण कर लेता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिमरेखा बोलते हैं। तो ग्रीष्म काल में हिमरेखा की जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाती है, 4000 मीटर। जबकि शीतकाल की बात करें तो शीतकाल में ये आपका उल्टा हो गया, यह आपका ग्रीष्मकाल होगा, यह आपका ग्रीष्मकाल, और ग्रीष्मकाल में 5500 मीटर ऊंचाई पर, जबकि शीतकाल की बात करें तो यह आपके 4000 मीटर पर हिमरेखा देखने के लिए मिलती है। इसके ऊपर आपका क्या होगा, पूरे वर्ष बर्फ जमा रहेगा, इसलिए इसको हम लोग हिमाद्री कहते हैं। और हम लोग जाने कि इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि ध्रुव पर पूरे वर्ष क्या होती है, बर्फ जमी रहती है। जैसे अंटार्कटिक और आर्कटिक वाले क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर पूरे वर्ष बर्फ जमी रहती है, ठीक उसी प्रकार से हिमालय पर्वत की बात करें तो यहाँ भी पूरे वर्ष बर्फ जमी रहती है, बर्फ से आच्छादित रहती है, इसलिए इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बहुत सारे ग्लेशियर भी होंगे, बहुत सारे ग्लेशियर से बहुत सारी नदियाँ भी निकलेंगी, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे हम लोग देखें यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बंदरपूंछ के समीप से होता है। वहाँ पे कौन सा ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। इसी तरीके से बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ भी आपका क्या है, एक ग्लेशियर है, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगोत्री हिमालय के नाम सुना होगा, गंगोत्री हिमानी से गंगा नदी का उद्गम होता है, तो यह आपके बद्रीनाथ के समीप है। इसी तरीके से आप देखेंगे मिलान ग्लेशियर, ये आपके उत्तराखंड में ही है, यहाँ से भी एक नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर भी देखेंगे तो इस तरीके से बहुत सारे आपके ग्लेशियर भी यहाँ पाए जाते हैं, जो अलग अलग नदियों का उद्गम का स्रोत भी बनते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से आपके लिए बृहद हिमालय में पर्याप्त है, आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अन्य जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस हम लोग अगले हिमालय की बात करेंगे, मध्य या लघु हिमालय की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज के लिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।